हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 9 के साथ पुनः मैं सुशील कुमार अपने इस चैनल नेट एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पेपर 1 का यूनिट 9 पढ़ेंगे, जो संपूर्ण रूप से लोक विकास और पर्यावरण के संदर्भ में है, जिसमें विशेष रूप से हमारे पर्यावरणीय विकास, मिलेनियम विकास, समपोषणीय विकास और मानव पर्यावरण समव्यवहार, पर्यावरणीय मुद्दा, मानवीय स्वास्थ्य, प्रदूषकों का जीवों पर या अन्य किसी हमारे सभी जीवों पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो, और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जोखिम हैं, जो हैजार्ड्स हैं, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तथा जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय समझौता वो प्रयास, खास करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन इत्यादि, इन सभी संदर्भों में हमारा ये आज का क्लास होगा। मुख्य रूप से हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो आप सभी डेवलपमेंट अर्थात विकास या इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण से संबंधित से परिचित होंगे ही, क्योंकि पर्यावरण क्या है और विकास क्या है ये कोई नई चीजें नहीं है, आप सभी के सामने पहले से आप लोग सभी इससे परिचित हैं पूर्व से। इसी में हमारा जो पॉइंट है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो विशेष रूप से हम इन दो बिंदुओं को देखते हैं, मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को एम अर्थात मिलेनियम, डी डेवलपमेंट, जी गोल्स को 8 एम है, इसके मुख्य 8 उद्देश्य हैं, और यह 2000 से चली हुई एक योजना थी जो 2015 तक इसका लास्ट समय था। इन्होंने अपनी अचीवमेंट को 2016 में पाई थी। इसमें कुल 191 देश सम्मिलित थे और 22 एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित थी। यह वैश्विक विकास के संदर्भ में एक चलाया गया, एक डेवलपमेंट विकास के लिए चलाई गई एक प्रकार का योजना था। यह मुख्य रूप से देखा जाए तो गरीबी, भूखमरी, प्राथमिक शिक्षा और मातृत्व स्वास्थ्य, HIV, मलेरिया, पर्यावरण के स्रोत, संसाधन और विकास से वैश्विक भागीदारी, विकास में विश्व की भागीदारी के संदर्भ में एक डेवलपमेंट था, और इस डेवलपमेंट को 2016 में प्राप्त भी किया जा चुका है, जो आपके सामने है। दूसरा पॉइंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का अर्थ होता है जो आपको संसाधन तो आपके पास है ही, हमारे पास संसाधन है ही, परंतु संसाधन का हम सीमित उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो भविष्य होगा वह भी इसी संसाधन पे डिपेंड होगा। तो हमें कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, हमारा कैसा यूज होना चाहिए रिसोर्स का, ताकि वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रह सके। तो एक प्रकार का यह संसाधनों को सीमित उपयोग के लिए 17 लक्ष्यों के साथ चलाया गया एक प्रकार का डेवलपमेंट है। इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि संसाधनों के सीमित उपयोग को बढ़ावा देती है। यह ट्रांसफॉर्म, इसका जो थीम था वो ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड के नाम से परिचित है। यह 1972 में भी प्रारंभ हुई थी, इसका फिर उत्थान 87 में भी हुआ था, और 2006-2007 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा विकसित करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से हमारा ये इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के फील्ड में देखा जाए तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है, यह पूछ सकता है, इसलिए हमने इन दोनों को ही सीमित रूप में समझाया है। और 17 लक्ष्यों को, इसके 8 लक्ष्यों का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां सारे डिटेल्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। मानव और पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन है, जो आपसी जुड़ाव है, वो क्या है। आप इकोलॉजी के बारे में आप लोग सभी अध्ययन कर चुके होंगे। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र एक छोटे से क्षेत्र में भी होता है और बड़े क्षेत्र में भी होता है। तो इसका मूल रूप से आप परिभाषा की बात करें तो जब किसी भी विशेष क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो भी अट्रैक्शन होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी प्रक्रियाएं होती है, उसका सम्मिलित एक नेटवर्क, एक जाल जो होता है वो पारिस्थितिक तंत्र के रूप में माना जाता है। अतः पारिस्थितिक तंत्र का मूल अर्थ हुआ जैविक और अजैविक घटकों के बीच क्रियान्वित जो कनेक्टिविटी है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की बात करें तो यह पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोलॉजी से ही डिपेंड है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमें
दो चीजें पढ़नी है कि प्राथमिक प्रदूषक क्या है और द्वितीय प्रदूषक क्या है, क्योंकि इन्वायरमेंट इंटरेक्शन को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट के बारे में भी ये हमारे सिलेबस यह भी हमसे जानना चाहता है। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अर्थात मानवों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों से इसका हमारे पर्यावरण पे, क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में। मानव के द्वारा की जाने वाली जितने भी क्रियाकलाप है लगभग सभी से कुछ न कुछ बुरा प्रभाव ही पड़ रहा है। तो हमें यह समझना होगा कि कैसा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। इसके लिए दो चीजों को समझना अति आवश्यक है। एट फर्स्ट, प्राथमिक प्रदूषक के रूप में क्या होता है। तो प्राथमिक प्रदूषक की जब हम बात करेंगे तो प्राथमिक प्रदूषक का अर्थ हुआ कि वह पदार्थ, वह स्रोत, वह पदार्थ जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करता है, हाइड्रोकार्बन प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करता है। परंतु कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जिसे द्वितीयक स्रोत में रखा गया है, जो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट तो नहीं बल्कि वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके फिर वह पर्यावरण के लिए प्रदूषण का काम करता है। तो ऐसे पदार्थ जो खुद नहीं परंतु खुद किसी दूसरे पदार्थ से प्रतिक्रिया अभिक्रिया कर वह एक विषैला हो जाता है और वो फिर पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है, उसे हम द्वितीय प्रदूषक के रूप में रखेंगे। जैसे कि अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा में बहुत सारे पदार्थ मिल जा रहे हैं, फिर SO2 जो जल में मिलकर जल को विषैला बना रहा है, फिर जल का उपयोग अगर हम करेंगे तो फिर उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी रिसोर्स है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वो एक दूसरा संदर्भ में, दूसरे मेथड में होता है कि वो दूसरे से अभिक्रिया करके वो जुड़ के हमारे लिए हानिकारक होता है। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होता है वो मुख्य रूप से डायरेक्ट हमें प्रदूषण फैलाता है, हमें हानि पहुंचाता है। इसमें कुछ प्राकृतिक गैस की मात्राओं को भी हमें ध्यान रखना होगा। प्राकृतिक गैस की मात्राओं की जब हम बात करेंगे तो हमारे पर्यावरण में मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78.08% है और ऑक्सीजन 20.94% है और आर्गन 0.93% है, कार्बन 0.04% है और अन्य 0.01% है। यह PDF में दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं और याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इजी वे में परसेंटेज हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले गैसों की मात्राएं भी हमसे पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंट इश्यूज क्या है। हमारे यहाँ जो पर्यावरणीय बिंदु हैं, जो समस्याएं आती है, वो एयर पोल्यूशन के रूप में वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ETC इस रूप में आती है। तो एट फर्स्ट हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। तो एयर पोल्यूशन के अंतर्गत मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है या BAP है, बेंजोएपेरिन और SO2 है, NO2 है, ये सभी डायरेक्ट वायु को प्रदूषित करता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की फेफड़े से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है। तो एयर पोल्यूटेंट क्या है आप इसे जानते भी हैं, बट हमने इतना ही दिया। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम वाटर पोल्यूशन की जब बात करते हैं, यह वृहद स्तर से हमें हानि पहुंचाती है, क्योंकि यह देखा जाए तो घरेलू उपयोग में जितने भी हमें कचरे, कूड़े कचरे इत्यादि प्राप्त होते हैं, वे सारे कहीं ना कहीं हमारे पानी को प्रदूषित करता है। कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कृषि में जितने भी रसायन का उपयोग किया जाता है वो सारे कहीं ना कहीं बहकर फिर समुद्र, नदियों इत्यादि में प्रवाहित होते हैं। इस तरह से हमारा पानी प्रदूषित होता है। कंपनी के अवांछित कचरे की बात की जाए तो वो भी हमारे नदियों को प्रदूषित कर रहा है। तो सारे प्रदूषकों में कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। वाटर पोल्यूशन से बहुत सारे रोग हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस A, E, डायरिया इत्यादि। खास करके पानी में जब मरकरी मिल जाता है तो मिनीमाटा रोग होता है। अगर पानी में आपको कैडमियम मिल जाता है तो कैडमियम के मिलने से इटाई नामक रोग होता है, और नाइट्रेट मिलता है अगर तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो मेथोहेमोग्लोबिनिया के नाम से भी जाना जाता है, और फ्लोरोसिस, अगर फ्लोराइड मिल जाता है पानी में तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी जो उत्पन्न होती है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से अत्यधिक प्रभावित था। तो मुख्य रूप से ये बिंदु जो जिसकी चर्चा अभी हमने किया है, ये PDF में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से
डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये बिंदु अधिकांशतः पूछने की संभावना है इस बार नेट या JRF के लिए, तो विशेष रूप से इसे पढ़ लीजिएगा। दोस्तों NTA के जो निर्देशक हैं विनीत जोशी, उनका स्टेटमेंट आ चुका है कि अब एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के बाद होगी। तो श्योरली आप सपोज दैट 1 अगस्त से ही क्यों ना हो, तो हम 31 मई को आपका टोटल सिलेबस समाप्त कर रहे हैं यूनिट 10 तक, एजुकेशन पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों में। तो हमारे पास अब पूरा जून और पूरा जुलाई बच रहा है। यह जून और जुलाई 2 महीने अर्थात 60 दिन की अवधि में हमें 10 यूनिट पढ़ना है दोनों का, फिर से रिवीजन करना है, साथ ही प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे संबंधित पॉइंट को हम देंगे रोज। तो आप लोग रेगुलरली अगर हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और बेसिकली टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे भी हम स्पष्ट रूपों में बताएंगे कि ये इस यूनिट से ये प्रश्न अधिकांशतः पूछने की चांस होगी। तो आप उसे अगर लगातार वॉच करते हैं तो आप उसे रेगुलरली देख सकते हैं और इस तरह से आपका नेट और JRF क्लियर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। हमारे इस चैनल पे लगभग 108 या 110 वीडियोस होगा जो 31 मई तक में होगा। अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 108 वीडियो अगर बना है तो आपको 2 से 16 नंबर लाना है। तो आप अगर इसको कंटिन्यू वॉच करते हैं, 108 को अगर डबल कर दे तो ये 216 मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो टोटली 72-73% मार्क्स आता है। आपको JRF होने से कोई नहीं रोक सकता है। अतः आप समझ लीजिए कि हमारा एक वीडियो 2 मार्क्स के लिए एलिजिबल है और इस वीडियो को डीपली 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप देख सकते, जितनी बार आपकी स्पष्टता क्लियर हो जाती है समझ उतना देखिए। और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए PDF और उसे पढ़िए और विशेष रूप से लगातार चैनल पे बने रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी और दोस्तों इसी वर्ष आपको JRF की प्राप्ति हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो एयर पोल्यूशन के बाद वाटर पोल्यूशन भी हो गया। वाटर पोल्यूशन के बाद हम देखते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो यह भी मुख्य रूप से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। भूमि प्रदूषण की बात करें तो औद्योगिक कूड़ा कचरा, कृषि के कूड़े कचरे, रेडियो एक्टिविटीज़ के कूड़े कचरे और रासायनिक पदार्थों के उपयोग से यह भूमि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। ये थर्मल परमाणु एवं विद्युत शक्ति गृह भी कहीं न कहीं भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है और इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वही खिसक रहा है, अर्थात भूमि ही प्रदूषित हो रही है, भूमि ही बनना बंद हो रहा है। ये बहुत ही विस्तारित रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही भयानक प्रदूषण हमारे सामने आने वाला है और आ रहा है। और धात्विक गंदगी जो होती है मिट्टी में मिलकर मिट्टी को वातावरण में ऑक्सीजन की कमी कर देती है और वह मिट्टी बनना भी कम कर देता है। इस तरह से मिट्टी का प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और CPCB अर्थात सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सलाह देती है। और पॉल्यूशन जो है यह मुख्य वर्ड से पॉल्यूटेशन वर्ड से बना हुआ है, तो आप इसे भी पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉइज पॉल्यूशन। क्या है नॉइज पॉल्यूशन? जो है यह तीव्र ध्वनि के उत्पन्न होने से प्रारंभ होती है और इसके लिए आप देखे होंगे कि हाईवे और पे बड़े बड़े पेड़ों को लगाया जाता है या कहीं भी आप किसी सार्वजनिक क्षेत्रों में, वो मुख्य रूप से बड़े बड़े पत्तियों वाले जो पेड़ होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, अतः इसकी आवश्यकता हमें होती है और विशेष रूप से पेड़ पौधे लगाने से हमारा एनवायरनमेंट बेहतर होता है। तो हमें नॉइज पॉल्यूशन को कम करने के लिए एवं जिस यंत्र से ध्वनि उत्पन्न होता है उस यंत्रों के उपयोग की सीमितता को बनाए रखने से नॉइज पॉल्यूशन कम हो सकता है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में यह 75 से 70 के बीच और कमर्शियल एरिया में 65 से 55 के बीच डेसिबल के बीच और रेसिडेंशियल एरिया में 55 से 45 डेसिबल के बीच और साइलेंट जोन में 50 से 40 डेसिबल के बीच होनी चाहिए डे और नाइट के अकॉर्डिंग। अत्यधिक ध्वनि के प्रभाव से हमारा कम्युनिकेशन खराब हो जाते हैं, हमारी हियरिंग खराब हो जाती है, हाइपोटेंशन बढ़ जाती है और इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा की बीमारी हमें परेशान करती है। और गैस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ध्वनि ज़्यादा होने से खाना अनपच होता है और गैस्ट्रोलॉजी की समस्या उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं ध्वनि से ये सारे प्रदूषित प्रभावित होता है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये इसी में अगर देखा जाए तो सॉइल के बाद नॉइज का ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यह भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक संदर्भ में तो ये लाभकारक होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो CO2 की मात्रा बढ़ाती है तो पेड़ पौधा के लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, बट बाकी सभी संदर्भों में यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसको देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग में यह बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रहा है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड को 65% ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा हानिकारक स्रोत के रूप में माना जाता है। इसके अलावा ओजोन, मेथोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये सभी भी इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लाइमेट चेंज एंड सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो यह जो क्लाइमेट चेंज होता है, हमारे यहाँ जो पर्यावरण चेंज होता है, जैसे सामाजिकता पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होता है तो कृषि व्यवस्था खराब होती है, कृषि की व्यवस्था खराब होने से अर्थव्यवस्था खराब होती है, अर्थव्यवस्था खराब होने से राजनीतिक कंडीशन भी खराब होता है। तो इस तरह से यह हमारे लिए हानिकारक ही होता है। एक एग्जाम्पल के लिए एसिड रेन को देखिए, जो अम्लीय वर्षा है, यह अम्लीय वर्षा भी CFC को देखिए, बढ़ता हुआ टेम्परेचर देखिए, ये सारी चीजें जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है और क्लाइमेट चेंज होने से एग्रीकल्चर को इफेक्ट पड़ रहा है, उससे हमारा इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, हम लॉस की ओर जा रहे हैं। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, बेसिकली इनसे ही प्रश्न आने की संभावना होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल एंड एनर्जी सोर्स। इसको आप बहुत ही गौर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये सारी चीजें अटपटा रूप से आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, लेकिन हम जो इसको बताए हैं विशेष रूप से आप खुद जज कर लीजिएगा। या रिन्यूएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा, या परंपरागत ऊर्जा, या भूअंतर ऊर्जा, या जैविक ऊर्जा, इसी का नाम होगा। इसे आप अगर याद रखते हैं या समझ जाते हैं तो आपको कभी इसके एग्जाम्पल को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ इसके नाम को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको इसके एग्जाम्पल को याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नवीकरणीय का मूल अर्थ होता है जो नवीन हो सकता है, पुनः पूर्ति किया जा सकता है, फिर से इसकी प्राप्ति किया जा सकता है। और यह परंपरागत रूप से देखा जाए तो कंटिन्यू बनती रहती है, और यह भूमि के आंतरिक भागों में स्थित ऐसी ऊर्जा अधिकांशतः होती है, और यह अधिकांशतः जैविक होती है। तो इसके अंतर्गत आपको कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि प्राप्त हो जाता है। अब अनवीकरण की बात की जाए, मतलब जो नया नहीं हो सकता है, फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, गैर परंपरागत होती है, कंटिन्यू फिर बनता नहीं, ऐसा नहीं एक बार आपको मिल गया फिर तो मिलते जाएगा, और ये भूमि के बाहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, और यह अजैविक माना जाता है अधिकांशतः। अब इसमें देखिए, सौर को हम फिर से नहीं बना सकते, सूरज को, हवाओं को हम फिर से नहीं बना सकते, तो ये सारी चीज जो है अनवीकरणीय ऊर्जा हुआ, अर्थात ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। इसके अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा भी आता है, और नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत जो नवीन है, फिर से पुनः पूर्ति है, वही परंपरागत होगा। इसके अंतर्गत कोयला और तेल एवं प्राकृतिक गैस भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर की बात करें हम तो ये कृत्रिम और प्राकृतिक रूप में आप इसे याद कर लीजिए। जो प्राकृतिक रूप में होगा वो भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा और होगा, जबकि कृत्रिम घटनाओं के रूप में जो होगा वो मानवीय घटना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यह स्टॉकहोम में हुई था और जून 1972 में हुई थी। इसमें मानवीय पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के लिए योजना चलाई गई थी। नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये NAPCC, यह आपको 2008 में हुई थी, या 8 नेशनल एम्स को लेके हुई थी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को प्रारंभ हुआ, जिसे फॉर्मली 1 जनवरी 1989 को माना गया, फिर से इसको डेवलप किया गया। 1997 में यह फिर से लागू हुआ, और यह प्रोटेक्शन ऑफ, इसकी जो कुल सुरक्षा है ओजोन की सुरक्षा का उद्देश्य जो है वो 2050 तक रखा गया है। इसमें कुल 196 कंट्री की सहभागिता भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रियो समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये 3 से 14 जून 1992 तक से प्रारंभ हुई थी, और 172 देशों का इसमें सहयोग है, और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह और UNFCCC के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैविक विविधता सम्मेलन या CBT 1992 में हुई। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट 12 दिसंबर 2015 को हुई थी।
और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है यह हमारे भारत में गुड़गांव में है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा सौर से ऊर्जा प्राप्त करके इसका उपयोग लाना। तो इस तरह से ये जो जितने भी आपको एक्ट दिखाई दे रहे हैं या जितने भी सम्मेलन दिखाई दे रहे हैं इसका डिटेल्स हमने पीडीएफ में हम दे रहे हैं। पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपका इसका डिटेल्स मिल जाएगा। परंतु बेसिकली जिन बिंदुओं को हमने बोर्ड पे लिखा है, विशेष रूप से हम इस बात को आपको कहना चाहेंगे कि विशेष रूप से जिस बिंदु को हमने बोर्ड पे लिखा है आपको विशेष रूप से सिर्फ यही बातें याद रखनी है और डिटेल्स के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। परंतु यही पूछा जाता है आगे कहां था कि सीबीटी कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, या क्योटो प्रोटोकॉल का समय क्या है, या क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या उद्देश्य था। बेसिकली देखिए तो गोल्स ऑफ द गोल्स है, टोटल गोल्स ही पूछा जाएगा। किसी भी सम्मेलन की बात करें, किसी भी क्लाइमेट चेंज की बात करें, किसी भी एक्ट की बात करें तो उसके गोल्स ज्यादा पूछने के टाइम, गोल्स टाइम, ये दो चीज आप याद रखिएगा, नाम, उसके टाइम और उसके गोल्स, ये तीन चीज बेसिकली पूछा जाएगा। आप तीन चीज को निश्चित रूप से याद रखिएगा और जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हम उतना ही यहाँ दिए हैं ताकि साधारण रूप से इसे याद किया जा सके। और दूसरी बात, एक और हम बात कहना चाहते हैं कि जो भी पॉइंट्स आपको लगता है जैसे एयर पॉल्यूशन, ये हम डिटेल्स में नहीं बताएं, वाटर पॉल्यूशन हम डिटेल्स में नहीं बताएं, सॉइल पॉल्यूशन डिटेल्स में नहीं बताएं, नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि पर नहीं बताएं, ये सारी चीजें आपसे आप लोग खुद परिचित है। परंतु विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है तो हमारे पर्यावरण में कितने कितने मात्राओं में कौन सी गैस है जिसको हमने बताया था कुछ देर पहले, उसे याद रखना है। वाटर पॉल्यूशन याद से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप बेसिकली याद देखिए कि वाटर पॉल्यूशन का रिसोर्स क्या है, आखिर किन किन कारणों से वाटर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है और कैसे इसकी कमी हो सकती है और इसके सुधार के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो उसका सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, उसका कॉज भी पूछ सकता है। तो आप कॉज एंड सॉल्यूशन को, ऐसे पॉल्यूशन के कॉज एंड सॉल्यूशन को विशेष रूप से देखिएगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस के जो टर्म्स हैं या जो भी हैं ग्रीन हाउस गैस में, जैसे कि CFC है, CO2 है, SO2 है, तो वो विशेष रूप से पूछेगा, यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीय प्रदूषण को भी अगर आप समझते हैं तो कभी भी प्रदूषण से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्राथमिक प्रदूषण अर्थात वह स्रोत जिससे डायरेक्ट रूप में प्रदूषण फैल रहा है, और द्वितीय प्रदूषण वह प्रदूषण जिससे कि किसी दूसरे पदार्थ से वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके पुनः वो प्रदूषण का काम करता है, तो वो द्वितीय प्रदूषण होता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नया है और बहुत बार पूछा जा चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे संसाधन के सीमित उपयोग की बात करता है और यह इसके 17 लक्ष्य हैं। हो सकता है इसके लक्ष्य से भी कुछ पॉइंट लेके पूछा जा सके कि ये इसके लक्ष्य हैं या नहीं है, तो आप इसके लक्ष्य को PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटली ओवरऑल देखा जाए तो हमारे सिलेबस में इस यूनिट 9 के अकॉर्डिंग जो भी मुख्य बिंदु है उसे हमने बोर्ड पे लिखा है। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसे पढ़ सकते हैं और इसको भी एक नोट्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो विशेष रूप से हम कहेंगे दोस्तों कि यूनिट 9 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बोर्ड पे है। आप इसे अगर याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका यूनिट 9 से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और कोशिश करिएगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, हम भी कोशिश करेंगे अभी 1 तारीख से कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा वो आपको हम प्रोवाइड करें डे बाय डे या कहीं रुक के भी, बट करने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप लोग भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसे आप देखते रहिए क्योंकि 1-2 करंट अफेयर्स जो है, 1-2 सम्मेलन जो है या नई कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, कुछ बातें तो पूछने की संभावना बनी रहती है। तो अगर एक भी प्रश्न हमारा मिस होता है तो 2 मार्क्स हमारा छूटता है, इसलिए आप विशेष रूप से इसे देखिएगा। और आगे हम यूनिट 10 को लेके आ रहे हैं जो उच्च शिक्षा प्रणाली है और हमारा लास्ट यूनिट है। और फिर एजुकेशन पेपर के भी यूनिट 10 को हम देखेंगे अब। और आपको यह हम बता देना चाहते हैं, आपको इसे सिलेबस में ये नोट में लिखा हुआ भी है कि अगर
हमारे पास ये यूनिट पेपर 1 की बात कर रहे हैं कि 5 क्वेश्चन इज कैरी 2 मार्क्स। अगर आप आपके सिलेबस आपके पास है तो आप खुद देख सकते हैं, वहाँ सबसे लास्ट में नोट लिख करके लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं और आपको पेपर 1 से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 यूनिट है, अर्थात प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन ईच यूनिट्स। तो प्रत्येक यूनिट से जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम 1 तारीख से बताएंगे आप लोगों को, और विशेष रूप से आप यूनिट बाय यूनिट 5 क्वेश्चन आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है। 5 के बदले आप 10 रखिए, पर यूनिट में आपका 5 जरूर आएगा। आपको हम ये पर्सनली बता रहे हैं कि किसी भी यूनिट में 5, इसमें पेपर 1 के लिए 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ताकि 10 यूनिट है 50 क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन सजेस्ट कर लेते हैं तो जाहिर है आपका जो है प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको आ रहेगा। इस तरह से आप यूनिट पेपर 1 में अगर आप 35 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, तो अगर 35 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन करने के लिए आप टारगेट रखिए, 40 का आप टारगेट रखिए, आपको 35 जरूर अचीव हो जाएगा। तो अब हम पेपर 1 का लास्ट यूनिट 10 समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट बाय यूनिट इस तरह से हम क्लास लेंगे, आप उसे विशेष रूप से देखिएगा। और फिर से हम एक बार आप लोगों को कह रहे हैं कि ये नेशनल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर से लेकर और यहाँ तक जितने भी सम्मेलन के हमने स्पीड में जिसकी हमने चर्चा कर दी या बातें बतला दी, ये सारी चीज़ें आपको एट ए पॉइंट याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम और ड्यूरेशन और प्लेस यही चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और इस चीज़ को हम फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं, नवीकरणीय अर्थात नया रूप से आपको फिर से जो प्राप्त हो सकता है, तो और या परंपरागत मतलब परंपरा रेगुलरली जो आपको पुनः पूर्ति हो जाती है। आप देखते हैं कि जहाँ से पेट्रोल निकल रहा है वहाँ फिर पेट्रोल आ जा रहा है, जहाँ से कोयला निकल रहा है वहाँ फिर कोयला आ जा रहा है, तो इसकी पुनः पूर्ति भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो नवीकरणीय अर्थात फिर से जो नवीनीकृत हो जाए, नया हो जाए, पुनः प्राप्ति हो जाए, और परंपरागत जो रेगुलरली वहां से कुछ न कुछ हमें प्राप्त होता रहे। तो ये दोनों चीजें आपको कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के संदर्भ में ही मिल रही है। और विशेष रूप से आपको लॉजिकली यहाँ हमने भू अंतर लिख दिया, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये विशेष रूप से भूमि के आंतरिक भागों में ऐसी चीजें, ऐसे परंपरागत स्रोत पाए जाते हैं और ये जैविक होते हैं। जैविक स्रोत के रूप में आप कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस को पा रहे होंगे। और अनवीकरणीय की बात करते हैं, यह फिर से नहीं बनाया जा सकता है। आप कभी सूरज को नहीं बना सकते, आप कभी हवा को नहीं बना सकते, आप कभी जल को नहीं बना सकते। नेचुरली आप समझ रहे होंगे कि जल को तो हम बना सकते हैं, परंतु वो जल और आपके पास जो जलीय ऊर्जा का स्रोत है उसमें अंतर है। आप जल बना सकते हैं लेकिन जल के इतने बड़े विशाल भंडार को आप नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से अनवीकरणीय में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा आ जाता है। और नवीकरणीय में आपको कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। बेसिकली आप इतना एग्जाम्पल याद रखिए, और अगर याद नहीं रखिए तो यहाँ समझ लीजिए, अगर ये समझ लेते हैं तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।